Hello students, hope all of you are well. So today we will learn with our next topic, that is the clique number, perfect graph, 4 color theorem and 5 color theorem. So in my previous lecture I have told you about the independence set, independence number, etc. So before I go to this lecture, please follow the previous lecture. Okay. So let us start with this topic. So what is the definition of a clique? A clique is nothing but a set of vertices in which every pair of vertices are adjacent to each other. That is simply the complementation of the independent set. So independent set में सोचो क्या होता था, अगर कोई भी सेट ऑफ वर्टेक्स हम लोग चूज करते हैं तो वो सेट ऑफ वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं होता है इंडिपेंडेंट सेट के लिए। लेकिन क्लिक में क्या होगा, उसका उल्टा। अगर कोई भी सेट ऑफ वर्टेक्स हम लोग चूज करते हैं तो वो सेट ऑफ वर्टेक्स में एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस मस्ट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया है और उसका कुछ क्लिक्स यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स शो किया है, ठीक है ना। जैसे ए बी आई देख सकते हो, ये एक क्लिक है क्योंकि यहाँ पे सभी वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट टू ईच अदर है। जैसे ए बी सी आई इज ऑल्सो अनदर क्लिक। नाउ एज सिमिलर as the maximal independence number, maximum independent number, maximal independent set, maximum independent set, we have maximal clique as well as maximum clique. So what is the maximal clique? That is a clique in a graph is said to be a maximal clique if it cannot be extend further by adding any one of the vertex of the G. तो एक क्लिक को हम लोग मैक्सिमल कहेंगे जब अगर वो क्लिक में अगर कोई भी एक एक्स्ट्रा वर्टेक्स हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो क्लिक का जो प्रॉपर्टी है, दैट इज एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस आर एडजेसेंट, उसको तोड़ देता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहेंगे दैट टाइप ऑफ क्लिक इज नथिंग बट ए मैक्सिमल क्लिक। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल किया है, ए बी सी आई ई बोथ आर नथिंग बट द मैक्सिमल क्लिक। अभी चले आते हैं मैक्सिमम क्लिक पे। सो व्हाट इज द मैक्सिमम क्लिक? दैट इज द लार्जेस्ट मैक्सिमल क्लिक प्रेजेंट इन द ग्राफ इज नथिंग बट द मैक्सिमम क्लिक। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ए बी सी आई, यहाँ पे मैक्सिमम क्लिक होगा क्योंकि दिस इज द लार्जेस्ट मैक्सिमल क्लिक प्रेजेंट इन द ग्राफ। तो एक ग्राफ में बहुत सारा मैक्सिमम क्लिक भी हो सकता है, मैक्सिमल क्लिक तो बहुत सारा होगा ही होगा, ठीक है। नाउ वी गो टू द क्लिक नंबर। सो व्हाट इज द क्लिक नंबर? दैट इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस प्रेजेंट इन द मैक्सिमम क्लिक इज नथिंग बट नोन एज द क्लिक नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा जी। तो मैक्सिमम क्लिक के अंदर जितना भी पॉइंट है, जितना नंबर ऑफ पॉइंट है, उसको हम लोग कहेंगे, उस नंबर को हम लोग कहते हैं क्लिक नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्लिक कितना है, कितना एलिमेंट्स है मैक्सिमम क्लिक के अंदर, 4 एलिमेंट है। तो इसका मतलब ओमेगा जी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इस ग्राफ के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नोट करके यही तुम लोगों को बताया कि अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन द इंडिपेंडेंट सेट एक्चुअली बिकम ए क्लिक, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट अभी चले आते हैं एक थ्योरम पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आ चुका है। तो व्हाट इज द theorem? Says for a graph G with n number of vertices and alpha G be the independence number, then chi G greater equal to n by alpha G. So in our previous video lecture I have told you about the independence set and independence number. So independence set के बारे में तो मैंने इस वीडियो के पहले भी तुम लोगों को कहा है कि कोई भी सेट ऑफ वर्टेक्स अगर हम लोग ग्राफ से चूज करते हैं तो वो सेट ऑफ वर्टेक्स क्या होना चाहिए, नॉन एडजेसेंट टू ईच अदर होना चाहिए। कोई भी दोनों अगर वर्टेक्स को चूज करेंगे तो हर वक्त वो क्या होगा, नॉन एडजेसेंट टू ईच अदर होगा। और जो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट होता है उसमें जो नंबर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंट रहता है उसको ही हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंस नंबर एंड उसको हम लोग अल्फा जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सोचो हम लोग को प्रूफ करना है काई जी दैट इज द क्रोमेटिक नंबर विल बी ग्रेटर इक्वल टू n बाई अल्फा जी। सो अल्फा जी इज नथिंग बट द इंडिपेंडेंस नंबर, that is the number of vertices in the maximum independent set. So obviously it is obvious that the number of vertices in G with the same color cannot exceed the independent number. तो ये हम लोग कैसे कह रहे हैं, देखो suppose this is our graph, it is given to us and we want to find out the chromatic number of this graph. So I have find out the chromatic number and that is nothing but equal to 3. So if we take any largest or maximum independent set that will consist of say A E F, इसको ले सकते हैं। तो A E F क्या हो जाएगा,
मैक्सिमम इंडिपेंडेंट एक सेट होगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा कोई मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट हम लोग को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो दूसरा भी मिल सकता है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है, तो अल्फा जी क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जो मैंने सेट यहाँ पे चूज किया है मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट के लिए, वो तीनों वर्टेक्स को फॉलो करो, तो तीनों वर्टेक्स को ही मैंने रेड कलर से कलर किया है। तो यही बात मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूं, दैट इज इट इज ऑब्वियस केस दैट द नंबर ऑफ vertices in G having the same color cannot exceed the independence number. It is obvious because independence number is nothing but giving us the maximum, well, the cardinality of the maximum independent set, and independent set is nothing but the set of vertices which are non-adjacent to each other. सो अगर नॉन एडजेसेंट होगा तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम कलर दे सकते हैं। तो क्रोमेटिक नंबर, तो क्या बोल रहा हूं मैंने यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन जी विद द सेम कलर कैन नॉट एक्सीड द इंडिपेंडेंस नंबर। Therefore what we can see, therefore chromatic number is what, chromatic number is the smallest number of colors required to color the whole graph। तो रेड कलर से अगर हम लोग ये तीनों वर्टिस को कलर कर सकते हैं, ठीक है, तो क्रोमेटिक नंबर में कितना है हमारे पास, 3 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब तीनों मिनिमम कलर से हम लोग ये पूरा ग्राफ को कलर कर सकते हैं। तो जो ये बात यहाँ पे मैंने बोला है उसके लिए क्या हो जाएगा, काई जी इंटू अल्फा जी विल बी ग्रेटर इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टिसेस। इट इज ऑब्वियस केस, ठीक है। तो यहाँ पे काई जी क्या हो जाता है, ग्रेटर इक्वल टू एन बाई अल्फा जी, दैट इज द प्रूफ। अभी चले आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द परफेक्ट ग्राफ। सो व्हाट इज अ परफेक्ट ग्राफ? A graph is said to be a perfect graph if for every subgraph H from the graph you choose, the chromatic number of the subgraph and the clique number of the subgraph will be equal. If you choose any subgraph from the graph, the chromatic number of the subgraph and the clique number of the subgraphs will be equal. Okay, and in general it is seen that for any other type of graph which are not perfect or perfect may be, that is chi h greater equal to omega h for other type of graph. If it is a perfect graph then equality will arise, and if it is not a perfect graph then chi h will be greater equal to omega h for any graph h। ठीक है, कोई भी ग्राफ के लिए chi g greater equal to omega g होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं chi g का एक लोअर बाउंड मिल रहा है, और वो लोअर बाउंड क्या होता है, क्लिक नंबर होता है। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने जो थ्योरम किए थे वहां पे मैंने प्रूफ किया है फर्स्ट थ्योरम पे, काई जी लेस इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा जी, तो वो होता है क्रोमेटिक नंबर का अपर बाउंड, और यहाँ पे मैंने क्रोमेटिक नंबर का लोअर बाउंड बोला है। क्रोमेटिक नंबर का लोअर बाउंड क्या होता है, दैट इज द क्लिक नंबर। तो अभी अगर हम लोग ये प्रॉब्लम को देखते हैं, सपोज दिस इज द ग्राफ जी, तो इसका जो भी जितना भी पॉसिबल सब ग्राफ है मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। ठीक है, तो ग्राफ अगर ऐसा है तो इसका क्रोमेटिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, और यहाँ पे क्लिक नंबर भी क्या होगा, 3 होगा। अगर ग्राफ ऐसा होता है ट्री के जैसा होता है तो अगर इसका क्लिक नंबर कितना होगा, 2 होगा, क्रोमेटिक नंबर भी 2 होगा। अगर ऐसा होगा सिंगल एज होगा उसके लिए भी ये 2 होता है। तो सभी सब ग्राफ के लिए हम लोग देख सकते हैं कि काई एच एंड ओमेगा एच बोथ आर इक्वल, तो हम लोग कहेंगे कि ये ग्राफ जी क्या हो रहा है, परफेक्ट ग्राफ हो रहा है। ठीक है, अभी जो थ्योरम मैं तुम लोगों को बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, दैट इज एवरी बाइपार्टाइट ग्राफ इज ए परफेक्ट ग्राफ। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखो। तो ग्राफ अगर बाइपार्टाइट है तो इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ का दोनों वर्टेक्स सेट होगा, दैट इज V1 एंड V2, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, V1 और V2 का यूनियन करके V बनाएंगे, और दोनों का इंटरसेक्शन फाई होता है। और कोई भी एज अगर हम लोग ग्राफ से चूज करते हैं तो उसका एक एंड होगा V1 पे, दूसरा एंड होगा V2 पे। सो लेट कैपिटल G बी अ बाइपार्टाइट ग्राफ एंड कैपिटल H बी एनी सब ग्राफ ऑफ G वी आर चूजिंग। What we have to show? We have to show that for any subgraph omega h will be equal to chi h. That is we have to show. Now there are two possibilities whenever we choosing a subgraph from this bipartite graph. The possibilities are either the graph will be a null graph or it will be a perfect bipartite graph again. तो अगर हम लोग कोई भी वर्टेक्स को चूज करते हैं, सिंगल वर्टेक्स चूज करते हैं एज के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, नल ग्राफ हो सकता है। ठीक है ना, जहाँ पे एजेस नहीं है। या फिर अगर कोई भी नॉन नल ग्राफ चूज करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, बाइपार्टाइट ग्राफ ही होगा। एक सिंगल एज हो सकता है या फिर डबल एज होगा, तो ऐसे दिखेगा वो। ठीक है ना, तो क्लिक नंबर फॉर नॉन नल ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। नल ग्राफ के लिए तो क्लिक नंबर नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एच को बाइपार्टाइट ग्राफ ही पकड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने जो सब ग्राफ लिया है वो सब ग्राफ का एक ही पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे लिया है, और वो क्या है, दैट इज द बाइपार्टाइट ग्राफ। अभी मैंने बाइपार्टाइट ग्राफ का डेफिनेशन तुम लोग को अभी कहा है, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद देखो,
So every clique of H is consist of exactly two vertices, one from V1 and other from V2. Obviously, तो clique के बारे में अभी तुम लोगों को मैंने कहा है। और clique क्या होता है? That is the set of vertices in which every pair of vertices will be adjacent to each other. तो अगर कोई भी तुम vertex यहाँ पे vertex का सेट अगर चूज करते हो तो वो मैक्सिमम कितना vertex को कंटेन कर सकता है? दोनों vertex को। अगर मैं तीनों vertex को एक साथ ले लूँ तो तुम लोग देख सकते हो कि ये दोनों vertex क्या होगा, नॉन एडजेसेंट टू इच अदर हो जाएगा। तो ये तो बाइपार्टाइट ग्राफ में नहीं होता है। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, दोनों ही vertex आ सकता है क्लिक के अंदर। सभी क्लिक के अंदर जो बाइपार्टाइट ग्राफ है उसके सभी क्लिक के अंदर दोनों वर्टेक्स ही आएगा। तो क्लिक नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट इज ओमेगा एच विल बी इक्वल टू 2। नाउ इट इज द बाइपार्टाइट ग्राफ एंड इट इज ए सब ग्राफ ऑफ द बाइपार्टाइट ग्राफ एंड इट इज अगेन ए बाइपार्टाइट ग्राफ। तो बाइपार्टाइट ग्राफ कितना क्रोमेटिक होता है, 2 क्रोमेटिक होता है। इसके बारे में मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया है, उसके थ्योरम में भी प्रूफ किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है ना। तो क्रोमेटिक नंबर ऑफ ए बाइपार्टाइट ग्राफ इज 2 and here we can see that clique number for a bipartite graph is again is coming 2. Therefore, for every subgraph you can choose from the bipartite graph, it has the same clique number and the same chromatic number. Therefore, the graph becomes perfect graph. Okay. The next two theorems that are included in our syllabus, but their proofs are not given. Just we have to learn the theorems, the 4 color theorem and the 5 color theorem. So what is the 4 color theorem says? That is every planar graph has chromatic number 4 or less. That is, if you have a planar graph in your hand, any planar graph if you have in your hand, then it is sufficient to have 4 colors to color the whole graph. तो क्रोमेटिक नंबर कोई भी प्लेनर ग्राफ का कितना हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है, या उससे क्या होगा, कम होगा। 4 से ज्यादा क्रोमेटिक नंबर नहीं होता है कोई भी प्लेनर ग्राफ के लिए। 5 कलर थ्योरम क्या बोल रहा है, देखो, ए प्लेनर ग्राफ कैन बी कलर्ड विथ 5 कलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमेटिक नंबर है और यहाँ पे 5 कलर है। तो यहाँ पे दोनों को अच्छे से समझो। क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स आर रिक्वायर्ड टू कलर ए ग्राफ। तो 4 कलर थ्योरम कह रहा है अगर ग्राफ प्लेनर है तो उसके लिए हम लोग मैक्सिमम कितना कलर चूज कर सकते हैं, मिनिमम कितना कलर चूज कर सकते हैं, 4 कलर चूज कर सकते हैं। 4 या 4 से कम कलर से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे ग्राफ को कलर कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम लोग 4 कलर से कलर कर सकते हैं तो 5 कलर से तो हम लोग कलर कर सकते ही है। ठीक है ना, तो ऑब्वियस केस है। तो 5 कलर थ्योरम इज नथिंग बट एन ऑब्वियस केस ऑफ द 4 कलर थ्योरम। सो ए प्लेनर ग्राफ कैन बी कलर्ड विथ 5 कलर्स। The next problem we will learn here, a problem has appeared 2 or 3 times in your exam that prove that every planar graph is 6 colorable. बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। Let G be a planar graph with n number of vertices. Clear? Then the result will be true for n less equal to 6. Obviously, अगर n का वैल्यू 6 या फिर 6 से छोटा है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 कलर और 5 कलर थ्योरम में अप्लाई करेंगे। तो 4 कलर और 5 कलर थ्योरम में कितना लगता है, 4 कलर से ही हम लोग एक प्लेनर ग्राफ को कलर कर सकते हैं। तो उसको तो 6 कलर अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो तो 6 कलर से ऑटोमेटिकली कलर हो जाएगा। ठीक है ना, obviously it is true. Now we apply the principle of mathematical induction on the number of vertices, that is n. Say we have a graph G with n minus 1 number of vertices and the graph is 6 colorable. Okay, that is our assumption. So G must be G is a planar graph and it must have a vertex V whose degree must be less equals to 5. ये प्रॉब्लम मैंने किया है और देख लो, ये प्रॉब्लम मैंने पिछले क्लास में ही शायद किया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई ग्राफ प्लेनर होगा तो उसमें जो वर्टेक्स रहेगा ना, जो वर्टेक्स रहेगा उसका मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 5 होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाता है तो वो ग्राफ प्लेनर नहीं रहता है, वो ग्राफ नॉन प्लेनर हो जाता है। ये प्रॉब्लम मैंने पिछले क्लास में किया है। ठीक है, तो अगर एक वर्टेक्स भी है जिसका डिग्री लेस इक्वल टू 5 है तो उसको ग्राफ से हटा देते हैं। तो ग्राफ में कितना वर्टेक्स बचेगा, n वर्टेक्स था, एक वर्टेक्स को हटा दिया तो कितना वर्टेक्स होता है, n-1। तो n-1 के लिए हमारा assumption क्या था, if we have a planar graph with n-1 number of vertices then it will be 6 colorable. तो G1 क्या हो जाएगा, 6 colorable हो जाएगा by टू आवर एजम्पशन। अभी देखो डिग्री ऑफ भी कितना हो सकता है, मैक्सिमम 5 हो सकता है। तो डिग्री ऑफ भी अगर मैक्सिमम 5 होगा तो इसका मतलब क्या है, भी मैक्सिमम 5 वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट है। तो जो वर्टेक्स के साथ भी एडजेसेंट है वो कलर हम लोग भी पे असाइन नहीं कर सकते। तो 5 कलर, मैक्सिमम 5 कलर हम लोग भी पे असाइन नहीं कर सकते।
तो हम लोगों को क्या लगेगा, एक सिक्स्थ कलर लगेगा भी को कलर करने के लिए। वही बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर 5 कलर से हम लोग इसको कलर नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिक्स्थ कलर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और वो ग्राफ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 6 कलरेबल हो जाएगा। तो ये G1 के लिए था और G में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। भी को ऐड करने के बाद कितना ग्राफ वर्टेक्स आ जाता है G के अंदर, n वर्टेक्स आ जाता है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the result is true for all values of the natural number. Now let us go to the next problem. Prove that the non-planar graph with smallest number of vertices in a complete graph with 5 vertices. Okay, तो ये प्रॉब्लम कह रहा है अगर कोई ग्राफ नॉन प्लेनर है तो उसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना प्रेजेंट रहेगा, 5 वर्टेक्स प्रेजेंट रहेगा। अगर वो ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ होता है। ठीक है, तो समझ लो हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है K5। तो कंप्लीट ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। हम लोग जानते हैं कंप्लीट, इसका भी थ्योरम का प्रूफ मैंने किया है। कंप्लीट ग्राफ का जितना भी नंबर ऑफ वर्टेक्स रहता है वही हो जाता है उसका क्रोमेटिक नंबर। सो इफ वी चूज एनी कंप्लीट ग्राफ दैट इज K5 देन द क्रोमेटिक नंबर विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 5। Now what is the statement of the four color theorem? The four color theorem says that if a graph is planar then the chromatic number of that graph will be 4 or less than 4. But here what we can see, we are seeing that K5 is a graph having the chromatic number equal to 5. So obviously K5 is not a planar graph due to the four color theorem. तो हमारा थ्योरम प्रॉब्लम यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को यहाँ पे बोलूंगा वो एक्चुअली ग्राफ कलरिंग का बहुत ही एक अमेजिंग और बहुत ही एक आसान सा प्रॉब्लम है। यहाँ से तुम लोग देख सकते हो कैसे ग्राफ कलरिंग रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, बहुत ही एक सुंदर प्रॉब्लम है। देखो, इन एन एग्जामिनेशन with 7 subjects are to be scheduled S1, S2, S7. Say there are 7 subjects in an examination and they have to be scheduled. Following pair of students have the common following pair of the students have the common subjects. यहाँ पे subject होगा, ठीक है, have the common subjects. ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट है जो जिसको कॉमन सब्जेक्ट है। क्या क्या कॉमन सब्जेक्ट है, S1, S2, S1, S3 ऐसे करके कॉमन सब्जेक्ट का कुछ लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हाउ कैन एन एग्जामिनेशन टू बी शेड्यूल्ड सो दैट नो स्टूडेंट हैज टू एग्जाम एट द सेम डे। ठीक है, तो कैसे हम लोग एग्जामिनेशन को शेड्यूल करेंगे, जैसे एक ही दिन पे दोनों स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, कोई भी स्टूडेंट को 2 एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो, तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे 7 सब्जेक्ट है, तो 7 सब्जेक्ट मतलब एक ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करेंगे, उस ग्राफ पे 7 वर्टेक्स होगा S1 अप टू S7। तो S1 अप टू S7 मैंने एक ग्राफ को ड्रॉ किया है। तो उसके बीच में जो रिलेशन है, जो एज हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, वो ड्रॉ एज क्या हो रहा है, दैट इज देयर एग्जिस्ट ए कॉमन स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज दिस वन। The representations of the subject with the students are given here. So according to this representation I have drawn this graph. That's a S1, S2, these are the common subjects you have. So S1, S2 will be joined by an edge, S1, S3 will be joined by an edge, and according to this way we have complete this graph. After this simply we have taken the coloring of this graph, and whenever we colored this graph we can see that the chromatic number of graph is coming 4. So we can see that it is sufficient to take 4 days टू शेड्यूल द होल एग्जाम। 4 दिन अगर लेंगे तो पूरा शेड्यूल्ड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो समझ लो जो शेड्यूल्ड हम लोग कर रहे हैं वो कलर से कर रहे हैं, और कलर कैसे आ रहा है, जैसे रेड कलर मैंने यहाँ पे चूज किया है, ये डे 1 के लिए चूज कर लेते हैं, ब्लू कलर डे 2 के लिए चूज करते हैं, डे 3 के लिए ग्रीन कलर, और डे 4 के लिए हम लोग येलो कलर चूज कर रहे हैं। अभी शेड्यूल क्या होगा, देखो, एग्जाम डे अगर 4 दिन में हम लोग को एग्जाम कंप्लीट करना है तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करेंगे। अभी कंडीशन क्या था, हाउ कैन एग्जामिनेशन बी शेड्यूल्ड सो दैट नो स्टूडेंट्स हैज 2 एग्जाम एट द सेम डे। ठीक है, दोनों स्टूडेंट का एक ही दिन में दोनों एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ऐसे करके हम लोग को 7 सब्जेक्ट का शेड्यूल करना था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रेड कलर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, सिंपल एप्लीकेशन देखो, S1, S6, तो S1, S6 को हम लोग डे 1 में एग्जाम ले लेंगे, S2 को ब्लू,
तो इसको डे 2 में एग्जाम लेंगे। S3 S5 को हम लोग डे 3 में एग्जाम लेंगे और डे 4 में S4 S7 को लेंगे। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड किया है वहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट एक ही दिन में मैंने एक ही सब्जेक्ट के लिए एक स्टूडेंट को 2 दिन दोनों एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है, सो दैट इज द शेड्यूल्ड ऑफ ए एग्जामिनेशन यूजिंग द ग्राफ कलरिंग।